हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टॉपिक कराऊंगी सेक्शन 201 का रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार बात को समझ लेते हैं। अथॉरिटी किसने किसको दी है, पहले आप ये बात समझ लो। प्रिंसिपल, आपको ध्यान होगा प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी। एक सिंपल एग्जांपल से कंटिन्यू किया हुआ, मैं वही स्टार्ट कर लेती हूँ एक बार। लास्ट क्लासेस में भी आपने एग्जांपल सुना हुआ है। राम ने सपोजिंगली प्रिंसिपल है, राम ने श्याम एक एजेंट जिस है जो उसका, उस एजेंट को क्या दिया, कुछ स्टॉक दिया है और बोला है उसको सेल करके आना है। ठीक है जी, तो अभी देख रहे हो प्रिंसिपल ने एजेंट को बेसिकली क्या दिया है, एक अथॉरिटी दी है टू सेल सम प्रोडक्ट। अब ये अथॉरिटी को रिवोक करने की बात की जा रही है। हमने लास्ट क्लासेस में राइट्स, ड्यूटी सब कुछ हमने कर लिया है ना। तो अब हम बस हमारे दो ही टॉपिक इस चैप्टर के रह गए एक तरीके से, ये और एक छोटा सा आपका और टॉपिक है। तो वो एक बार हम खत्म करने के बाद ही आपका प्रॉपर एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन कर लेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। भाई अथॉरिटी रिवोक हो रही है तो नेचुरल सी बात है, एक बात तो समझ में आती है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप था वो खत्म हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं वो खत्म होने के? पहला कारण हो सकता है रिवोकेशन। जब प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी, है ना, सपोजिंगली जो श्याम पर्सन था, एजेंट था, वो मार्केट जा रहा है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो ऑन द वे है, तभी उसे कॉल आ जाता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचना, तुम वापस फटाफट वो सामान लेके वापस आ जाओ मेरे ही एड्रेस पे। अब ऐसे केस में क्या माना जाएगा कि उसने सेल करने की, प्रिंसिपल ने सेल करने की अथॉरिटी एजेंट से वापस ले ली है। ठीक होती है बात। दूसरी बात समझते हैं, अगर श्याम मार्केट प्लेस पे पहुंच चुका है, उसने उन प्रोडक्ट्स को, स्टॉक को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। ऐसे केस में मान लो उनका प्राइस अग्री हो चुका है, थर्ड पार्टी के साथ कितना स्टॉक है सब कुछ अग्री हो चुका है, पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब अगर राम का फोन आएगा कि भाई नहीं नहीं तुम वापस आ जाओ सामान लेकर, तो ऐसे पॉइंट पे श्याम क्या कहेगा? भाई श्याम कहेगा कि नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब आप अथॉरिटी अपनी रिवोक नहीं कर सकते हैं। बहुत लॉजिकल सी बात है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है। एक बार इसको रीड कर लेना है आपने, इसमें कुछ खास बात नहीं है, यही दो एग्जांपल्स माइंड में रखना, आपका ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट पूरा रिवोकेशन का। एग्जाम्पल 2 में आपके साथ देख लेते हैं, 1 आपने रीड कर लेना है। एग्जाम्पल 2 क्या है? ए ऑथराइजेस बी टू बाय 1000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए। किसी भी काम के लिए अथॉरिटी दी गई है टू पे आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। बी क्या करता है? बी बाइज 1000 बेल ऑफ कॉटन इन एज नेम एंड सो एज नॉट टू रेंडर हिमसेल्फ पर्सनली लायबल फॉर द प्राइस। ए कैन रिवोक बीज अथॉरिटी टू पे फॉर द कॉटन। ठीक है जी, समझ लेते हैं बात को एक बार। ए ने क्या किया है, बस पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्जांपल स्टडी मैट में दे रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं सोच सकते कि नहीं कभी स्टडी मैट वाला तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आ तो किसी भी चैप्टर से सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से मैंने यहाँ पे स्टडी मैट स्टार्ट किया। ए ऑथराइजेस बी टू बाय 1000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए। मतलब खरीदेगा कौन? बी खरीदेगा। किसके बिहाफ पे खरीदेगा? ए के बिहाफ पे खरीदेगा। ठीक है ना, ए अथॉरिटी दे रहा है यानी कि ए हमारा प्रिंसिपल है। एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड्स। मतलब कुछ पैसा पहले से बी के हाथ में पड़ा हुआ है, पर वो पैसा है किसका? वो पैसा है ए का। अब ए ने बोला भाई उस पैसे से तुम 1000 बेल ऑफ कॉटन खरीद के ले आना। बी ने खरीद ली, बाय कर ली 1000 इन एज नेम। ठीक है जी, सो एज नॉट टू रेंडर हिमसेल्फ पर्सनली लायबल फॉर द प्राइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या किया वहां पे उसने ए का नाम लिखवा दिया। ठीक हो गया। जब वो थर्ड पार्टी के पास गया तो उसने ए का नाम लिखवा दिया। ए कैन रिवोक बीज अथॉरिटी टू पे फॉर द कॉटन। भाई ए ने तो बी को क्या कहा था? तुम मेरे अकाउंट पे कर देना। ठीक है ना, कुछ पैसा अगर रिमेनिंग है, नहीं तो तुम मेरे अकाउंट के हिसाब से आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग है ना, ऑन अकाउंट ऑफ ए, पैसा मेरे ही, जो तुम्हारे पास पैसा पड़ा है उसी के हिसाब से पेमेंट करना। अब क्या किया बी पर्सन ने, परचेज जब किया तो उसने ए का नाम वहां पे लिखवा दिया। ठीक है जी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी आपस में जो पैसा बी के पास था उसकी सेटलमेंट कर लेंगे। पर अब क्या होगा, जो थर्ड पार्टी को पैसा देना है ना, तो ए ने क्या किया, ए ने बी से वो अथॉरिटी ले ली। ए ने कहा कि पैसा अब मैं ही दूंगा थर्ड पार्टी को, बी तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुमने तो मेरा नाम लिखवा दिया वहां पे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई है। जब तुमने मेरा नाम लिखवा दिया है, ट्रांजेक्शन तुमने कर लिया है, अब पेमेंट मैं खुद से करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके, है ना। अथॉरिटी तो वापस ले ली है, बट किसी का लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो क्लियर होती है आपकी बात। एक बार ऐसा करो, मेरे एग्जांपल 1 भी चेक कर लो ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। A authorizes B to buy 1,000 on account of A and to pay out of B money remaining in B's hand. B buys 1,000 in his own name so as to make himself personally liable for the price. अब आप बात को समझ रहे हो। जब थर्ड पार्टी के पास बी गया कॉटन खरीदने के लिए, तो उसने वहां पे जब नाम लिखवाया तो किसका नाम लिखवाया, अपना खुद का नाम लिखवाया, उसने प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखवाया। तो जब थर्ड पार्टी आएगी तो वो किसके पास आएगी, भाई वो एजेंट बी पर्सन के पास आएगी। तो ऐसे केस में तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई ना बी पर्सन की, एजेंट की। तो ऐसे केस में ए पर्सन को पेमेंट करनी ही पड़ेगी, मतलब वो अथॉराइज ही रखेगा एजेंट को कि तुम पेमेंट कर दो, चाहे वो खुद से करे चाहे वो बी पर्सन को दे पेमेंट, वो उनका आपस का मामला है। 1 और 2 एग्जांपल में आप डिफरेंस देख लो क्या हो रहा है। एग्जाम्पल 2 में उसने क्या किया, वहां पे नाम किसका लिखवाया, बी पर्सन ने, नाम उसने प्रिंसिपल का ही लिखवाया है, तो ठीक है ना, बाकी खत्म हो गई। जब प्रिंसिपल का लिखवा ले, प्रिंसिपल अपने आप पेमेंट कर देगा, अथॉरिटी उसकी ले दी है। बट अगर बी पर्सन ने खुद का नाम लिखा है तो ऐसे केस में उसकी अथॉरिटी रिवोक नहीं की जा सकती है। आगे चेक करते हैं सेक्शन 205, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय द एजेंट। भाई फिक्स टाइम पीरियड के लिए एजेंसी क्रिएट हुई थी, 1 साल 6 महीने 8 महीने जो भी टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड से जो भी पहले, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो एजेंट हो, जो भी पहले टर्मिनेट करना चाहेगा तो वो दूसरी पार्टी को एक कंपनसेशन देगा। और ये कोई अलग नया कंसेप्ट तो है नहीं, हमेशा ही ऐसे होता आया, ठीक है ना। कुछ भी कोई बॉन्ड साइन हुआ एक तरीके का, तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही वो टर्मिनेशन किया जाएगा, अदरवाइज जो भी ब्रीच कर रही है पार्टी वो एक तरीके से दूसरी पार्टी को कुछ कंपनसेशन पे करेगी। नेक्स्ट चेक करते हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन। रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा, ठीक है ना, कि भाई हाँ जैसे सपोजिंगली प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने 8 मंथ्स की थी एक एजेंसी की रिलेशनशिप फॉर्म किया था, ठीक है, बट उसने 5 मंथ्स के बाद ही उसको खत्म करना है। तो उसने क्या किया, उसने सारी थर्ड पार्टीज को एक पब्लिक नोटिस दे दिया, है ना, मतलब एक पब्लिक नोटिस डाल दिया कि भाई अब से ये मेरा नहीं है एजेंट। उसको भी तो दिया ही दिया, एजेंट को तो दिया ही दिया, साथ में थर्ड पार्टीज को भी दिया है। इसी तरीके से देखा जाए, एजेंट कह रहा है कि नहीं भाई मुझे रिनाउंस करना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी अथॉरिटी, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता कोई भी कारण की वजह से। ऐसे केस में भी क्या होगा, ऐसे केस में भी एक तरीके का रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा। चेक करना है कर्सर आपने। अदरवाइज डैमेज, जो भी डैमेज चाहे प्रिंसिपल या एजेंट को होगा तो वो उन दोनों को आपस में कंपनसेट करना पड़ेगा। प्रॉपर रीजनेबल नोटिस सबको देना जरूरी है। आगे चलते हैं, रिनंसिएशन और रिवोकेशन चाहे एक्सप्रेस हो सकती है चाहे इम्प्लाइड हो सकती है। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। ए ने क्या किया, बोला कि भाई तुम मेरे घर को रेंट पे दे दो किसी पर्सन को ना, कोई भी जैसे डीलर हो सकता है, रेंट पे दे दो। अब ऐसे इसने क्या किया, इसने किसी और अपने आप ही, जिसका ओनर था, ओनर ने क्या किया, अपने आप ही किसी और पर्सन को रेंट पे दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, नेचुरल सी बात है, इम्प्लाइड चीज है कि वो अथॉरिटी उसने वापस ले ली है, क्योंकि एक बार रेंट पे उसने खुद से दे दिया तो ऑब्वियस है वो दूसरे पर्सन को रेंट पे नहीं देगा। आगे चलते हैं जी, रिनंसिएशन बाय एजेंट। एजेंट भी रिनाउंस कर सकता है बिजनेस ऑफ एजेंसी, जैसा कि प्रिंसिपल कर सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस इफ द एजेंसी फॉर फिक्स पीरियड, तो ऑब्वियस बात है जैसा हमने ऊपर पढ़ा, अगर टाइम पीरियड से पहले ब्रेक किया जाएगा तो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। फॉर एनी प्रीमेच्योर रिनंसिएशन विदाउट सफिशिएंट कॉज। सेकेंडली, अ रीजनेबल नोटिस ऑफ रिनंसिएशन इज नेसेसरी। लेंथ of notice is to be determined by the same principles which may apply to revocation. If the agent renounces without proper notice तो उसे डैमेज देना पड़ेगा। ऊपर के 2 पॉइंट्स को ही इन्होंने कंबाइन करके तीसरा पॉइंट बनाया। आगे चलते हैं, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है
अगर कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एजेंसी का रिलेशनशिप फॉर्म हुआ था, तो जब वो बिजनेस खत्म हो गया तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, डेथ और इंसेनिटी हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ और इंसेनिटी ऑफ, चाहे प्रिंसिपल की है चाहे एजेंट की है, तो वो खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया है तब भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाएगा। मतलब आप ऐसा देख लो ना, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे केसेस हैं जब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होगा, तो वो भी चीज थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। केस लॉज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, बट ये टाइप के क्वेश्चंस भी 5-6-4 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड जो फिक्स था वो खत्म हो गया तब भी एजेंसी एंड हो जाएगी। When the agency is irrevocable, ठीक है जी, चेक करते हैं, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम्स में 5-6 अटेम्प्ट्स पहले एक बार आया हुआ, तो ये कभी भी रिपीट हो जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। When the agent is personally interested in the subject matter of agency, the agency becomes irrevocable। ठीक है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। भाई एजेंट तो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी है, ऐसे केस में अथॉरिटी एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती है। आप कहोगे भाई ये क्या बात बनी, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड। अब एक बात समझो, सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक ही लैंड है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। अगर एक ही लैंड पे एजेंट खुद ही इंटरेस्टेड पर्सन हो, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता है एजेंसी। अथॉरिटी टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स, उसी में से अपना पैसा निकाल लेना, और जो ए ने तुम्हें पुराना पिछला कर्जा लगा हुआ है ना, कोई डेट लिया हुआ है, तो वो उसी में से वापस समझ लेना हो गया है। बताओ जी, सब इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट मैटर एक ही लैंड है, अब ऐसे केस में रिवोक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ए कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी, ना ही टर्मिनेट इंसेनिटी, डेथ पे टर्मिनेट भी नहीं होगी, क्योंकि अगर टर्मिनेट की बात करें ना, डेथ हो जाती पर्सन की, तो भाई क्यों हम टर्मिनेट की बात करें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आएगा ही ना, वो उसके हाथ आ रही है प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में जो भी डेट्स हैं उसके उसी में से उसी प्रॉपर्टी को सेल करके क्लियर किए जा सकते हैं, क्योंकि अगली बात कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। पर ध्यान रखना, उसको अच्छे से स्टार बना लो, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, ऊपर के पॉइंट्स में आपने साफ साफ पढ़ा है कि डेथ या इंफिनिटी पे टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं टर्मिनेशन हो रहा है। एग्जाम्पल टू भी बिल्कुल सेम है, आपने एक बार घर पे रीड कर लेना है। आगे चलते हैं, इफेक्ट देखते हैं टर्मिनेशन का क्या क्या होगा। When termination of agent's authority takes effect as to agent as to third person, the termination does not take effect before it becomes known to him, highlight कर लो, or as regard third person before it becomes known to them। ठीक है जी, बात को समझते हैं। भाई एक पर्सन था राम प्रिंसिपल, उसका एजेंट था श्याम। श्याम पिछले 2 सालों से प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने का काम कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, पूरी मार्केट प्लेस में ये बात पता है कि हाँ वो एजेंट है, आ गया, ठीक है, बात सबको समझ में आती है। अब क्या हुआ, एक दिन आता है एजेंट, मान लो क्रेडिट पे कुछ सामान खरीद के चला जाता है, ठीक है जी। 2 दिन के बाद जब थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के घर एक बिल भेजती है, तो वो पर्सन जो है प्रिंसिपल राम, वो कॉल करता है थर्ड पार्टी को, कहते हैं कि भाई ऐसा है, 4 दिन हो गए, एजेंसी का रिलेशन खत्म हो गया, श्याम तुम्हारे यहाँ पे आया था, ठीक है, पर मैं तो रिलेशनशिप खत्म कर चुका हूँ, 4 दिन हो गए इस बात को, 2 दिन पहले वो तुम्हारे घर आया था, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं बनी। ऐसे तो जो भी एजेंट जब भी मार्केट प्लेस पे जाएगा, तो क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को कॉल कर पूछेगी कि क्या आज भी एजेंट है वो, क्या कल भी एजेंट है वो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। एक काम करते हैं, मान के चल सकते हैं थर्ड पार्टी, तुम एजम्पशन में रखो कि एजेंट जो 2 सालों से आ रहा है, जिसपे तुम्हें कोई डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर डाउट नहीं हो रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना आपने,
डाउट नहीं है कि ये एजेंट है प्रिंसिपल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, तो तुम एज्यूम कर लो कि वो एजेंट है। पर प्रिंसिपल जब तुमने देखा कि तुमने उसको एजेंसी से हटा दिया है या वो खुद हट गया है या कोई भी कारण से टर्मिनेशन हो गया है एजेंसी रिलेशनशिप का, तो तुमने एक नोटिस देना जरूरी है। मार्केट प्लेस में थर्ड पार्टीज को या एक पब्लिक नोटिस कह सकते हैं, सबको देना जरूरी है ताकि सबको पता चल जाए कि भाई इस डेट के बाद से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, और वो डेट नोटिस के बाद की ही होगी, है ना भाई। आज के बाद से जो भी ट्रांजेक्शन एजेंट वो मिस्टर श्याम आके कर रहा है वो मेरा एजेंट नहीं है, वो अपने ही बिहाफ पे कर रहा है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा नोटिस नहीं जाना फिर टर्मिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, हो भी कैसे सकते हैं। थर्ड पार्टी कह रही है 2 साल से वो बंदा तुम्हारे यहाँ से आ रहा है, सामान ले रहा है, जा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। थर्ड पार्टी बिल्कुल ठीक है, लॉ मेकर थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉ मेकर कह रहा है तुम जाओ प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के, हमने तो सोचा प्रिंसिपल के यहाँ सामान चला गया, तो प्रिंसिपल से जाके उस सामान का पैसा तुम ले सकते हो। अब वो प्रिंसिपल जाने, चाहे वो शाम को पकड़े ना पकड़े, वो उन दोनों का आपस का है, ठीक है ना, चाहे वो भाग गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट थर्ड पार्टी को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिली है। अगर ये प्रोटेक्शन देने से लॉ मेकर चूक जाता, किसी कारण की वजह से भूल जाता, रह जाता, तो सारा एजेंसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। कोई भी इस टॉपिक को मतलब प्रैक्टिकली कोई भी इस चीज को कभी भी सीरियसली नहीं ले पाता, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सेक्शन 208 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव तभी होगा टर्मिनेशन का जब एक नोटिस मार्केट प्लेस में थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल मैं रीड कर लेती हूँ, आप मेरे साथ समझना जरा। ए ने बी को बोला टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड अग्रीज टू गिव बी 5% कमीशन ऑन द प्राइस फेच्ड बाय द गुड्स। ए आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक बीज अथॉरिटी, ठीक है ना, काम भी दे दिया, उसके बाद रिवोक भी कर लिया। बी आफ्टर द लेटर इज सेंड बट बिफोर इट भी रिसीव्स द लेटर, उसे तो मिला ही नहीं है ना, उससे पहले वो काम कर चुका है। अब खुद ही बताओ, ये तो ऊपर भी कवर हो ये बात, जब उसे पता ही नहीं चला अभी कि उसका रिवोक हो चुका है, जब वो कोई सेल परचेज का काम कर चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसे इफेक्ट माना जाएगा टर्मिनेशन को? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग है, वो वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल 2 भी आप रीड कर लो मेरे साथ। ए चेन्नई में है, उसने लेटर लिखा है डायरेक्ट बी टू सेल सम कॉटन, जो भी उसके वहां पे पड़ी हुई है। उसके बाद दूसरी लेटर लिख दिया, रिवोक अथॉरिटी कर रहा है टू सेल, ठीक है जी। बी को सेकंड लेटर मिल चुकी है, इसके बावजूद भी उसे पता है कि रिवोक हो चुका है, इसके बावजूद भी उसने सी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सी पर्सन को फर्स्ट लेटर के बारे में पता है, यानी कि सी पर्सन को सिर्फ ये बात पता है कि बी पर्सन इज द ऑथराइज्ड एजेंट, बट उसे सेकंड लेटर के बारे में नहीं पता, ठीक है जी। सी पेज बी द मनी और प्रॉपर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, विद विच बी जो है भाग चुका है, एब्सकॉन्ड मतलब भाग गया है पैसे। अब ऐसे केस में कहते हैं सीज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए, ठीक है जी। बात को समझते हैं। फर्स्ट लेटर के बारे में जब ए को पता चला, ठीक है, उसने शो कर, सी को पता चला, है ना, तो उसने शो किया कि भाई हाँ भाई देखो लेटर है प्रॉपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एजेंट ने कहा कि ठीक है तुम मेरे से सामान खरीदने बेचने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है बना लो। अब उसके बाद उसे तो ये नहीं पता ना, जो थर्ड पर्सन है, कि यहाँ पर रिवोक हो गई है, तो भाई फिर से वही बात जो मैं ऊपर कह रही हूँ, रिवोकेशन की नॉलेज इंफॉर्मेशन भी थर्ड पार्टी के पास होनी जरूरी है, नहीं तो प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? आप देखो यहाँ पे साफ साफ प्रोटेक्शन थर्ड पार्टी को मिल रही है। कह रहे हैं सी की जो पेमेंट है गुड अगेंस्ट ए है ना, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग रहेगा, है ना, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब कॉटन का जो भी सामान था वो थर्ड पार्टी को मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, सेक्शन 209 चेक करते हैं। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसेनिटी। क्या हो रहा है? कह रहे प्रिंसिपल की डेथ हो गई है या इंसेनिटी हो गई है।
agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal, कोई ना कोई legal representatives होंगे, all reasonable steps for the protection and preservation of the interested to him, जैसे कि कोई सामान है जो एजेंट के पास है, इन द मीन टाइम प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो डायरेक्शंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा, वो डायरेक्शंस को ध्यान में रख के वो रीजनेबल स्टेप्स लिए जाएंगे, ऐसा एजेंट करेगा, क्योंकि ये एजेंट की ड्यूटी है। ये नहीं कि भी हाँ बंदा तो चला गया, चलो ठीक है जो सामान है मैं अपने पास ही रखूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो लीगली हर चीज की जाएगी। Termination of sub-agent's authority. The termination of the authority of an agent causes the termination of authority of all sub-agents appointed. बहुत क्लियर रूल है, जब प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी वापस ले ली है, किसी भी कारण की हुई, टर्मिनेट हो, ठीक है जी, चाहे वो डेथ है, कुछ टर्मिनेशन हुआ है बाद में, ऐसे केस में सब एजेंट की अथॉरिटी भी वापस ली जाएगी। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक है बीच का, वो बचा हुआ है, उसमें एग्जांपल्स कई हैं, वो भी आपने एक समझना है। ये साथ साथ जरूर रख लो आप। मैं देख रही हूँ कई बच्चे साथ साथ नई व्यूज मैं देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है भाई साथ साथ नई काम हो रहा है सारा, तो थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लो। जून एंडिंग आ चुकी है, अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि इससे जो थोड़ा सा इस बार ज्यादा लीनियंट हो जाएगा, ऐसा दूर दूर तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस हमें कुछ एक टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।